हाय, मेरा नाम राहुल श्रीवास्तव है। मैं आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी सेंटर में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि आप तक नई वीडियोस का लिंक पहुंच सके। और हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर आप और भी वीडियोस देख सकते हैं जो आर्ट्स और कॉमर्स सब्जेक्ट से हैं। तो आज हम पॉलिटिकल साइंस 12th क्लास की स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका नाम है स्वतंत्र भारत में राजनीति। तो आइए हम इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। एक दल का प्रभुत्व का दौर। एक दल के प्रभुत्व का दौर हमने फर्स्ट वीडियो में इसे किया था, लेकिन चैप्टर पूरा नहीं हो पाया था। जहां हमने छोड़ा था आज हम इसे वहीं से स्टार्ट करेंगे। तो ये हमने पढ़ा दिया था यहाँ तक। तो हम जो अगला स्टार्ट करने वाले थे वो था पहले 3 चुनावों में कांग्रेस का प्रभुत्व। तो इसका मतलब है जब पहले आम चुनाव हुए 1952 में हुए, क्योंकि जो हमने जो पिछली वीडियो में जो पढ़ा था उसमें हमने बताया था कि जो चुनाव आयोग है उसका गठन किया गया, फिर चुनाव कराया गया। तो किस तरीके से लोकतंत्र को कायम करने में जो चुनौतियां सामने आई, देश के नेताओं ने लोकतंत्र को अपनाया, अलोकतांत्रिक सरकार नहीं आने दी। तो वो सब पढ़ा था। फिर चुनाव आयोग के बारे में पढ़ा, किस तरीके से चुनाव हुए। अब हम इसमें पढ़ेंगे कि जो 1952 में जो चुनाव हुए थे किस तरीके से पहले चुनाव हुए, फिर दूसरे चुनाव हुए, फिर तीसरे भी चुनाव हुए। इन 3 आम चुनावों में कांग्रेस जो पार्टी थी, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी, उसका प्रभुत्व था। तो जब पहले आम चुनाव के नतीजे आए तो शायद ही किसी को अचंभा हुआ होगा, क्योंकि सबको यही आशा थी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस उस चुनाव में जीत कर आएगी, क्योंकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस लोक प्रचलित पार्टी थी। इस पार्टी का नाम था और ये स्वतंत्र जो हमारी जो आज़ादी की लड़ाई थी उसमें ये आंदोलन की तरह इस पार्टी ने काम किया। तो इसकी जड़ें जो हैं उसकी जो स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ी हुई हैं। और ये पार्टी पूरे भारत में बहुत ही प्रचलित पार्टी थी और इसमें बहुत करिश्माई नेता थे, जैसे कि जवाहरलाल नेहरू हुए, और भी हमारे जो नेता थे वो इस पार्टी में थे। तो इस पार्टी की जो नींव है वो स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ी हुई है। तो इसीलिए ये 1952 के चुनाव में भारी बहुमत से जीत कर आई। इसलिए लोगों को आश्चर्य करने वाली इसमें कोई बात ही नहीं थी, क्योंकि ये पार्टी बहुत ज़्यादा प्रचलित थी। इसमें हर समुदाय के लोग थे। हर समुदाय क्या, अगर हम कहें कि अगर इसमें अलग अलग विचारधाराओं के समूह थे, जैसे गुट कह सकते हैं, क्योंकि पार्टी के अंदर छोटे छोटे समूह को हम गुट कहते हैं। तो ऐसे ही कांग्रेस के अंदर छोटे से लेकर बड़ी पार्टियों तक उसमें गुट शामिल थे। इनके मतभेद जो थे वो अंदरूनी थे, लेकिन ये कांग्रेस के साथ मिलकर इन्होंने स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई को लड़ा और उसमें भाग लिया। तो कांग्रेस जो पार्टी है वो एक आंदोलन था, स्वतंत्रता संग्राम का एक आंदोलन था। तो आंदोलन होने के कारण देश में इसका एक नेतृत्व बहुत अच्छा था, देश का इसके साथ सपोर्ट बहुत अच्छा था। तो इसलिए जब पहले आम चुनाव हुए 1952 में तो 489 में से 364 सीट इसने जीती। तो इसके सामने और भी विपक्ष पार्टी भी थी, जो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी थी, वो दूसरे नंबर पर थी। लेकिन भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी को केवल 16 सीटें ही मिली। तो बाकी पूरे भारत में राष्ट्रीय कांग्रेस जो पार्टी थी इसकी जीत हुई। और कुछ राज्य को छोड़कर, प्रांतों को छोड़कर, जैसे केरल हुआ, मद्रास हुआ, इन्हें छोड़कर बाकी सब जगह कांग्रेस की सरकार बनी और सबको आशा भी यही थी कि कांग्रेस ही जीत कर आएगी। तो तीसरे आम चुनाव तक यह पार्टी काफ़ी हावी रही।
कोई भी पार्टी इसकी जगह हासिल नहीं कर पाई। इसकी जगह हासिल करने की छोड़ो, जो आम चुनाव में जो इसका प्रतिशत था उसका 10वां अंश भी किसी पार्टी को नहीं मिल पाया। वो अलग बात है, विधानसभा में कहीं कहीं कांग्रेस को बहुमत नहीं मिली। वो उदाहरण के लिए एक केरल राज्य है जहाँ कम्युनिस्ट पार्टी का गठबंधन था, सरकार बनी थी, तो वहाँ पर इसे नहीं मिला जो समर्थन था। बाकी बहुत ज़्यादातर प्रांतों में कांग्रेस पार्टी को समर्थन मिला। तो आप इस मैप में देख सकते हैं, जो ये पीली लाइनिंग वाली जो रेखा दे रखी हैं ये कांग्रेस पार्टी की हैं, और बाकी जो रेड वाली हैं जो ये आप देख रहे हैं तो ये कम्युनिस्ट है। जो ये देश में जो सरकार बनी 1952 में जो चुनाव हुए उस टाइम, तो क्या है कि इसमें जब 45% वोट कांग्रेस को मिले, जिसमें से इसे 74% सीट मिली, और जबकि 10% वोटिंग कम्युनिस्ट पार्टी को मिली, जिसमें से 3% सीट कम्युनिस्ट पार्टी को मिली। ज़्यादा सीटें कांग्रेस पार्टी को मिली इसमें, क्योंकि ये एक बड़ी पार्टी थी, देश की सबसे बड़ी पार्टी थी, और इसकी जो नींवें हैं वो स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ी हुई हैं। तो सोशलिस्ट जो पार्टी है वो हमारे भारत में, स्वतंत्र भारत में दूसरे नंबर पर थी। अगर हम सोशलिस्ट पार्टी की बात करें तो 1934 में कांग्रेस के भीतर ही इसे बनाया गया था। तो जो कांग्रेस के जो युवा नेता थे उन्होंने ही इस पार्टी का गठन किया था इसके अंदर। तो इस पार्टी फिर बाद में जब स्वतंत्र हुआ भारत तो सोशलिस्ट पार्टी अलग हो गई, और इसका कहना था कि जो कांग्रेस है वो पूंजीपति और जमींदार जो लोग होते हैं, जमादार बोल दिया, वो जमींदार होते हैं उनका समर्थन कर रही थी, और गरीब जो मजदूर थी उनकी उपेक्षा कर रही थी। तो आगे जो हमारा टॉपिक है तो इसे आप एक बार देख लें। केरल में कम्युनिस्ट पार्टी की जीत हुई थी, तो अखबार में ये आया था, तो इसका प्रिंट किताब में दिया है। तो सोशलिस्ट पार्टी के बारे में हमने आपको बता ही दिया है, जिसके जो संस्थापक हैं आचार्य नरेंद्र देव, ये इसके संस्थापक हैं। तो कांग्रेस के प्रभुत्व का और उसकी प्रकृति के बारे में हम जानेंगे कि कांग्रेस का प्रभुत्व किस तरीके से पूरे देश में था और किस तरीके से इसकी प्रकृति थी, तो उसके बारे में हम जानेंगे। तो भारत एकमात्र ऐसा देश नहीं है जहाँ पर एक ही पार्टी का प्रभुत्व रहा हो, और भी देश हैं, लेकिन उसमें और भारत में बहुत फ़र्क है। वहाँ पर जो एक पार्टी है उसका होना संवैधानिक है, लेकिन भारत बहुदलीय है। तो यहाँ पर जो विपक्ष आया वो धीरे धीरे आया, क्योंकि अगर हम किसी भी विपक्ष का अगर उसकी नींव देखें तो वो 1950 में जो विपक्षी दल हुए, 1952 में जो विपक्षी दल हुए, अगर आज की वर्तमान पार्टियों की बात करें तो उनकी नींव कहीं ना कहीं उन 1950 की विपक्षी पार्टियों से मिलती जुलती है। तो भारत एकमात्र एक ऐसा देश नहीं था जहाँ पर एक ही दल का प्रभुत्व रहा हो, और भी देश हैं जहाँ पर एक दल का प्रभुत्व था, लेकिन वो संवैधानिक भी हैं। जैसे अगर हम अमेरिका की बात करें या ब्रिटेन की बात करें तो यहाँ 2 दल हैं, तो एक विपक्ष होता है और एक पक्ष होता है, 2 दल हैं। तो ऐसे ही चाइना की अगर बात ले लें तो चाइना में एक ही दल है, ये संवैधानिक है, यहाँ पर इसकी शासन व्यवस्था में इसे शामिल किया गया है। लेकिन भारत में और इनके ये एक दल के प्रभुत्व और देशों के होने में बहुत फ़र्क है। तो हम इसमें एक एग्ज़ाम्पल ले सकते हैं, जैसे साउथ अफ्रीका है। तो साउथ अफ्रीका में एक पार्टी है अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, जो जैसे हमारे ये पार्टी जो कांग्रेस पार्टी है ये एक स्वतंत्रता संग्राम के आंदोलन के रूप में उभर कर आई थी। तो इसी तरीके से साउथ अफ्रीका में भी अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस थी, जो रंग भेद का जो नीति थी उसके खिलाफ उसने आंदोलन किए, और इसे भी ऐसे ही देश का समर्थन मिला अफ्रीका में, जैसे भारत जो अपनी कांग्रेस पार्टी है इसे समर्थन मिला, ऐसे ही साउथ अफ्रीका में अफ्रीकन नेशनल पार्टी को मिला। तो कांग्रेस एक सामाजिक और विचारात्मक गठबंधन के रूप में कार्य करती है।
और इसकी जो सामाजिक विचारधाराएं हैं वो उसमें से समाज में से जो लोग हैं वो वहाँ पर पार्टी में शामिल हैं, जो लोगों की इच्छाओं को, उनकी आकांक्षाओं को वहाँ पर रख सकते हैं। तो आगे जो हम पढ़ेंगे इसमें वो यही है कि कांग्रेस एक सामाजिक और विचारात्मक गठबंधन के रूप में है। वो किस तरीके से है तो इसके बारे में हम जानेंगे। जैसे 1885 में कांग्रेस जो पार्टी है उसकी स्थापना की गई। हाल ही में शुरुआत में अगर देखा जाए तो इसमें कुछ अंग्रेजी और अंगड़ी जाति या ऊंचे वर्ग, पूंजीपति, ऐसे लोगों का बोलबाला रहा है। लेकिन कुछ टाइम बाद जब 20वीं सदी जब हुई तो ये आंदोलन के रूप में एक बाहर आया, जिससे क्या हुआ, इसे सामाजिक समर्थन प्राप्त हुआ। क्योंकि शुरू में ऐसे लोग थे, पूंजीपति लोग थे, ऊंचे वर्ग के लोग थे, इनका बोलबाला था, इसमें अंग्रेज़ों का बोलबाला था। लेकिन जब 1929 और 1930 के दशक में अगर आए तो इसमें सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया गया। बहुत सारे ऐसे स्वतंत्रता संग्राम जैसे इसमें आंदोलन चलाए गए। तो ऐसे आंदोलनों से क्या हुआ, इसे समाज में समर्थन प्राप्त हुआ। जो कांग्रेस पार्टी थी इसे समर्थन प्राप्त हुआ लोगों का। और इसके बाद कई बार यहाँ कांग्रेस में दो विरोधी वर्गों को मिलाया गया, जैसे व्यापारी और मजदूर और गरीब और अमीर, इन दोनों वर्गों को मिलाया गया, संतुलन में लाया गया। तो इस वजह से भी इसका महत्व समाज में ज़्यादा बढ़ा है। तो अनेक समूह ने मिलकर अपने आप को एक कर लिया कांग्रेस में आके। जैसे अलग अलग विचार रहे लेकिन उन्होंने भारत की स्वतंत्रता संग्राम में लड़ाई लड़ने के लिए भाग लिया और अपने आप को एक कर लिया। तो कांग्रेस एक मंच की तरह थी जहाँ पर लोग वामपंथी भी थे, दक्षिणपंथी भी थे। तो हर तरीके के यहाँ पर लोग थे। जैसा कि आप ये देख रहे होंगे यहाँ पर कि कांग्रेस के अंदर जो क्रांतिकारी थे वो शांतिवादी भी थे, कंजर्वेटिव भी थे, रेडिकल भी थे, गर्मपंथी भी थे, नरमपंथी भी थे और दक्षिणपंथी भी थे, वामपंथी। ये तो हर विचारधारा के लोग इसके अंदर समाज सेवा कर रहे थे और इसमें देश के आंदोलनों में भाग ले रहे थे। तो आज़ादी से पहले वक्त में अनेक जो पार्टियां थी वो कांग्रेस पार्टी में उन्हें आने की इजाज़त थी। जैसे अगर आज हम कांग्रेस की बात करें तो कोई अन्य पार्टी तो नहीं आ सकती, लेकिन अगर स्वतंत्रता से पहले की बात करें तो इसमें हर पार्टी को आने की इजाज़त थी, वो आ सकते हैं। तो इसमें जो हमारा नेक्स्ट होगा हम उसके बारे में ही पढ़ेंगे। तो इसमें जो है गुटों की जो तालमेलता है उसके बारे में पढ़ेंगे कि इसका मतलब क्या है कि गुटों की तालमेलता, क्योंकि कांग्रेस जो पार्टी है उसे अगर पूरे देश का समर्थन प्राप्त है तो वो बहुत बड़ी पार्टी होगी और इसके अंदर छोटे छोटे गुट, बड़े बड़े गुट शामिल थे। क्योंकि पार्टी एक थी लेकिन इसके अंदर जो समूह थे उन्हें हम गुट कहेंगे। तो इसमें क्या थी, कांग्रेस की पार्टी एक थी लेकिन इसमें विचार जो धाराएं थी वो बहुत ज़्यादा थी, मतभेद अंदरूनी थे। लेकिन इसके बाद भी पार्टी में सहनशीलता थी कि पार्टी एक रही। तो पार्टी के अंदर विभिन्न जो समूह हैं उन्हें गुट कहा जाता है। तो कांग्रेस की सहनशीलता के कारण ही इसमें गुटों को शामिल होने के लिए बढ़ावा मिला। अगर हम बात करें भारतीय जनसंघ की, तो भारतीय जनसंघ का गठन 1951 में हुआ। श्यामा प्रसाद मुखर्जी इसके संस्थापक थे और इस संघ ने देश के अंदर देश की एकता, देश की संस्कृति और एक राष्ट्र पर जोर दिया। और जनसंघ ने भारत और पाकिस्तान को एक करके अखंड होने की बात कही और हिंदी भाषा को राजभाषा देने के लिए मांग की। तो 1952 में जब आम चुनाव हुए तो इसी कारण से जो हिंदी बोलने वाले राज्य थे उसे इस जो भारत जनसंघ को समर्थन मिला और इसे 4 सीटें पहले आम चुनाव में प्राप्त हुई। तो अगर आज हम इसका वर्तमान अगर रूप देखें तो बीजेपी है। बीजेपी आज केंद्र में है और पूरे देश में केंद्रीय शासन चला रही है। तो अगर इसकी जो कहीं ना कहीं नींव है वो जनसंघ से जुड़ी हुई हैं, या ये कह सकते हैं कि जनसंघ का जो आज बदला हुआ रूप है वो ये भारतीय जनता पार्टी है। और जो दूसरी पार्टी है ये विपक्षी पार्टी हैं जो उस टाइम उभर कर आईं, जिन्होंने कांग्रेस को अपनी मनमानी करने से रोका और उस पर आलोचक रहे।
यही ऐसे जो पार्टियां थी, ये स्वतंत्र जो लोकतांत्रिक को ज़िंदा रखने में इनकी अहम भूमिका रही, इसलिए इसके बारे में हम जानते हैं, जानना चाहिए हमें। तो जो स्वतंत्र पार्टी है उसके बारे में, तो जो स्वतंत्र पार्टी है 1959 में कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन के दौरान ये अस्तित्व में आई। और सी राजगोपालाचारी, आपने नाम सुना ही होगा, तो ये इसके संस्थापक थे, जो कांग्रेस के अंतरिम सरकार में एक वरिष्ठ नेता रहे, सबसे वरिष्ठ नेता यही रहे। लेकिन जो ये पार्टी थी, इसकी हर पार्टी की अपनी एक विचारधारा होती है, तो इसकी भी अपनी एक विचारधारा थी। यह जो पूंजीपति जो पूंजीवादी व्यवस्था है, जिसमें जो निजीकरण को समर्थन दिया जाता है और कल्याणकारी, और जो बाजार या अर्थव्यवस्था होती है उस पर सरकार का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए, ऐसी बातों पर इसका विचार थे। और जो इसमें जो स्वतंत्र पार्टी थी, इसकी भी विपक्ष पार्टी में एक अहम भूमिका रही है। तो हम देखेंगे किस तरीके से भारत में विपक्ष पार्टी का जो दल है वो उभर कर आया, और इसी विपक्षी दल के कारण आज भारत में लोकतंत्र जीवित है। तो ऐसा नहीं है कि 1952 में विपक्षी नहीं थे, तो हमने कई सारी पार्टियों के नाम लिए हैं, कम्युनिस्ट पार्टी, सोशलिस्ट पार्टी, स्वतंत्र पार्टी। तो ये ऐसी पार्टियां हैं जो भारत में विपक्षी पार्टियां उभर कर आईं। और इन पार्टियों ने, कांग्रेस क्योंकि पावर में थी और उसके काम पर कोई भी अंकुश रखना इनके लिए अच्छा साबित हुआ, क्योंकि विपक्षी पार्टियां क्या हैं, इनके कामों पर आलोचना करती थी। तो ये एकदम सचेत रहते थे कि अगर हम कोई भी गलत काम करेंगे या असंवैधानिक कोई भी कार्य करेंगे या कानून बनाएंगे, तो विपक्षी पार्टियों का हम पर शिकंजा या नज़र चील की तरह है। तो इससे क्या हुआ, लोकतंत्र और ज़्यादा मजबूत हो गया। तो मजबूत होने से क्या हुआ कि अब जो देश थे उनके लिए भारत एक प्रेरणा बना कि किस तरीके से भारत ने अपने आप को लोकतांत्रिक देश दुनिया के सामने लाकर ये साबित किया कि लोकतंत्र को किसी भी हालात में, किसी भी देश में शासन व्यवस्था में लाया जा सकता है। और जो अंतरिम सरकार बनी इसमें, तो जब अंतरिम सरकार बनाई गई थी, जो चुनाव होने से पहले देश को संभाल रही थी, वही अंतरिम सरकार जो टेम्पररी गवर्नमेंट है या अस्थाई सरकार कह सकते हैं, तो इसमें विपक्षी दल के नेता भी शामिल किए गए। क्योंकि ऐसा था कि जो हमारे जवाहरलाल नेहरू जो पहले प्रधानमंत्री थे, वो विपक्षी पार्टियों का बहुत आदर करते थे, चाहे वो स्वतंत्र पार्टी हो या सोशलिस्ट पार्टी हो या कम्युनिस्ट पार्टी हो, वो हर पार्टी की विचारधाराओं को सम्मान देते थे। तो उन्होंने जब अंतरिम सरकार जब बनाई गई देश में स्वतंत्र भारत के लिए कामकाज को संभालने के लिए, तो विपक्ष के नेताओं को भी इसमें बुलाया गया कि क्योंकि उनका अनुभव वो देश के लिए बहुत ज़रूरी था, और वह अनुभवी नेता थे जो देश के काम को संभाल सकते थे। तो इस तरीके से भारत में लोकतंत्र एक चुनौती की तरह आया और सफल रहा, और एक प्रभुत्व का दौर भी आया, फिर विपक्ष भी आया। तो यहीं पर इस चैप्टर को ख़त्म करते हैं, और आगे हम नेक्स्ट चैप्टर की वीडियो लेके आएंगे। तो अगर आपको ये चैप्टर पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।